गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो अब तक हमने किया है। फर्स्ट चैप्टर में है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान। विश्व में सबसे बड़ा लिखित रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस, यह है हमारी आज़ादी को प्रतीक प्रदर्शित करता है। इट स्टैब्लिश द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। A constitution defines the power and responsibility of each organ of the government. It regulates the relationship between the three organs and also with the people. It also enumerates our rights and duties as citizens. संविधान एक नागरिक का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी और उसके लिए गवर्नमेंट की ड्यूटीज को डिसाइड करता है। तो हम पढ़ते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट contains the rule according to which the government of a country functions. These rules or laws are called the basic laws. संविधान वो है जहाँ पे किसी राज्य की, किसी स्टेट की सरकार है वो काम करती है। सबसे बड़ा जो होगा वो कानून होगा, और ये जो कानून है वो जो संविधान के अंदर है वो लिखित में है। संविधान के अंदर प्रत्येक कानून है वो लिखित में है। समय समय पे इसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं जरूरत के अनुसार। रिक्वायरमेंट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन। द रोल ऑफ और द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसका काम है, क्यों इसकी जरूरत हुई। देखिए, किसी भी चीज़ को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए रूल और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो, गेम ही क्यों ना हो। क्रिकेट का गेम हम खेलते हैं, इसमें भी तो रूल और रेगुलेशंस हैं। तो उसी तरीके से इसकी आवश्यकता भी हुई संविधान को अच्छे से चलाने में। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला है, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट चुनने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नागरिकों को बराबर का हक देना इसका काम है। सिटीजन्स राइट आर क्लियरली डिफाइंड, जिसके अंदर नागरिक के जो हक है, अधिकार है, वो दिए गए हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर डॉक्यूमेंट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। दिस मीन्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज एंड इवॉल्व्स। ये मेयर डॉक्यूमेंट नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें बदलाव भी होते रहे हैं आवश्यकताओं के अनुसार। It consists of certain ideals that form basis of the kind of country that we want as citizens. नागरिक के तौर पे हम क्या चाहते हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, वो चीज़ें। For example, after independence, we adopted a constitution that reflects the ideals of our country. Similarly, Nepal adopted a new constitution in order to usher in a new society when it moved from a monarchy to a democratic government. Monarchy मतलब पहले से आ रही गवर्नमेंट, राजा का बेटा राजा बन गया, लेकिन अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब चुना जा रहा है, चुनाव होंगे वहाँ पे। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट communities of people. The constitution has served as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon. Constitution वो है जहाँ पे संविधान में सारे लोग हैं देश के और वो सहमत हो। Constitution defines the nature of a country's political system. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाव से हम अपना नेता है, हम अपना राजा है वो चुनते हैं, और इस तरीके से वो अपनी पावर का प्रयोग है हक हमारे हक में कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई अपनी शक्ति का अगर गलत उपयोग कर रहा है तो हम उसे रोकें। कोई भी संविधान ये कहता है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को उसकी जाति के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। ये संविधान बताता है। संविधान ये कहता है कि हम सब इक्वल हैं, समान अधिकार है हम सबके,
We all have equal fundamental rights. ये इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशंस को दर्शाता है. इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, while इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेटिंग मीन्स members of one community dominating others within the same community. देखिए कई जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को डोमिनेट करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हुआ इंट्रा कम्युनिटी. और इंटर कम्युनिटी दूसरी जाति के साथ भेदभाव करना. जो भेदभाव हो रहा है आजकल मेरे हिसाब से अमीर और गरीब का ही हो रहा है. सॉरी. Sometimes we take certain decisions that could have an adverse effect on our larger interests. The Constitution helps us guard against this situation. For example, frustrated with the corruption, red tapeism, and delay in decision making, many people may be of the opinion that there should be a strong dictator मतलब तानाशाह है, to set the system right. कि आप किसी के साथ में बुरा नहीं कर सकते, आपके ऊपर भी कोई है जो आपको सबक सिखा सकता है. बट इन रियलिटी द डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल आवर इंटरेस्ट. ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच whims of people to change its basic structure. Features of the Indian constitutions. Our constitution starts with the preamble. प्रतिज्ञा के साथ में शुरू होता है. ए preamble means an introduction in which the purpose of the constitution is given. It contains the idea and basic principle of the Indian constitution. ये जो preamble है ये हम सबको याद होनी चाहिए. हम भारत के लोग है ना, सबको याद होनी चाहिए अच्छे से अच्छे. और इस preamble में लिखा हुआ भी है कि भारत में किस वजह से और कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है. अगर ये आप पढ़ोगे जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है इन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सारा का सारा लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं. ए डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉन इनटू सच मिनट डिटेल्स as the Indian Constitution. Originally it was divided into 22 parts. 22 भागों में 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, later on 4 more शेड्यूल, 4 और शेड्यूल भी इसमें डाले गए. It elaborates not only the government structure at the central, state and local levels but also gives details on citizenship, rights and duties of the people. तो सबसे बड़ा संविधान है हमारा, लंबा संविधान है हमारा. प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्या होता है कि जब किसी कानून में बदलाव होता है, उसमें एक सुधार होता है तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है. आ रही है बात समझ में. और समय के साथ साथ इसमें सुधार बदलाव होते भी हैं. तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री. दिस मीन्स दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. इट कैन फ्रेम इट्स ओन पॉलिसीज. ये खुद के अधिकार बना सकते हैं. भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी दूसरे को ये हक नहीं है कि वो अपना रूल और रेगुलेशन भारत में झाड़े. इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेसी. पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसका मतलब क्या होता है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जो 18 साल से ज़्यादा है वो अपना वोट दे सकता है. इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हेरिडिटरी रूलर नहीं है ब्रिटिश मोनार्च की तरह. यहाँ प्रेसिडेंट भी चुना जाता है. ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री. द प्रेम्बल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री. डेमोक्रेसी विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी टू इट्स सिटीजन्स. देखो प्रेम्बल में भी दर्शाया गया है कि हम सारे के सारे समान हैं. फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये बताती है कि हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं और यहाँ पे किसी भी रंग को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, सेक्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है. इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट. दिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स irrespective of their religious beliefs. हर कोई अपने धर्म में विश्वास कर सकता है, अपनी पूजा पाठ कर सकता है, कोई इसको नीचा नहीं दिखा सकता. अगर ऐसा करता है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो. Federalism. Our constitution sets a federal system of government. This is a system in which there are more than one level of government in the country. India's government at the central level and at the state level. राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो है. इट हैज़ ऑल्सो ए गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल. इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री. बहुत बड़ा है भारत. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट. अब देखो छोटे लेवल पे जैसे गांव में आपकी ग्राम पंचायत होती है, सरपंच होता है, शहरों के अंदर चेयरमैन होता है,
फिर MP MLA होते हैं, MP होते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ा सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट का। और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। दिस लिस्ट आर कॉल्ड द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट एंड द concurrent list. Okay, this list clearly mention the subject on which the central and the state governments can pass laws. किस पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने लॉ, अपने नियम है, कानून है, वो बना सकती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद, जिसे संसद कहा जाता है। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री form of government. This means that parliament is supreme and represented the people of the country. Our constitution guarantees universal adult suffrage for all citizens. That is, the people of India have a direct role in electing their representative. These representatives are accountable to the people. लोग जिस नेता को चुनते हैं उसका भी ये हक है कि वह अपने लोगों के लिए काम करें और उनके लिए वह अकाउंटेबल भी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब देखो इसके आधार पे पावर का भी डिवाइडेशन हुआ है। केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ our elected representative who makes the law. The executive implement these laws. It is smaller group of our elected representative. The judiciary refers to the system of the courts that interprets the laws. The constitution not only defines the power of each group, it demarcates the responsibility of each. ये उसकी जो उत्तरदायित्व होता है वो भी दर्शाता है, बतलाता है। फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, देखिए हर इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू एवरीवन, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। 6 अधिकार, 6 राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स विल सेक्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी अलग नहीं है, सारे सेम हैं। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड, शॉप्स, होटल्स, कहीं पर भी जा सकता है, किसी को कहीं जाने की मनाही नहीं है। अब मान लीजिए सिनेमा मॉल में किसी को जाना है तो कोई भी जा सकता है, उसकी टिकट कटाए और जाओ। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू फ्रीडम टू एवरीवन, every citizen under the right. A citizen has the right to freedom of speech and expression, the right of form association. उसको अपने बात रखने का अधिकार है, हक है। प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि नाई का बेटा है वो बाल ही काटेगा, हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए। जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण का बेटा है वो मंदिर का पुजारी बनेगा, हो सकता है वो आर्मी में भर्ती हो जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि राजपूत है तो आर्मी में ही जाएगा, हो सकता है वो अकाउंटेंट बन जाए, कंप्यूटर टीचर बन जाए, कुछ भी कर सकता है वो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई आपको दबा रहा है तो आपका अधिकार है कि आप उसके ऊपर भी एक्शन लें। पोवर्टी मेक्स पीपल हेल्पलेस, द रिच टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर, अमीर है वो गरीबों का फायदा उठाते हैं। विदाउट पेमेंट दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड लेबर और बेगार। बेगार मतलब बिना पैसों के काम करवाना, तो ये गलत है। और 14 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर है, वो भी गलत है। ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को इधर से उधर करना, बेचना, ये सारी की सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म है वो मान सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा कल्चर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या मानना चाहते हैं, ये आपका खुद का अधिकार है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आपका अधिकार है कि आप कानून और संविधान में लिखी हुई धाराओं का उनका यूज करें। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, ऑल दीज राइट्स आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज, जो कानून बनाती है उनके ऊपर अधिकार लेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पीपल. The principle help the governments to make a social and economic reforms in the country.
the direct of the government to work for reducing the poverty of the masses and the bring economic and social prosperity of the nation. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर होती है कि वह अपने स्टेट के अंदर गरीबी हटाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए, तो ये इनके पास डायरेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, हक होता है ये उनका। तो स्टूडेंट्स चैप्टर अपना हुआ कंप्लीट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। ओके, हैव